दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने में अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, और किसी को नहीं मालूम कि ट्रंप और मुस्तबा खामनाई के बीच में क्या युद्ध विराम होगा या फिर से युद्ध होगा। ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, अमेरिकी सेना युद्ध के लिए तैयार है, और अगर ईरान ने डील पर साइन नहीं किया तो बम्बार्डमेंट होगा, हर जगह बम फटेंगे ईरान में, ये ट्रंप साहब का कहना है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनाई का कहना है कि ट्रंप अपना लहजा ठीक करें, धमकियां बंद करें, ब्लॉकेड हटाएं और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जंगी जहाज हैं इसको पीछे करें, तभी बातचीत होगी। तो एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध ही बेहतर रास्ता है, एक बेहतर विकल्प है, ये ट्रंप कह रहे हैं। इससे कुछ देर पहले अल जजीरा ने एक खबर ब्रेक करी है जिसमें ट्रंप का एक बयान कोट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप सेज ईरान विल सून बी नेगोशिएशंस विद यूएस, और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द ही ईरान के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, और उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वांस, अपने दामाद और अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त स्टीव विटकॉफ, इन तीनों लोगों से कह दिया है कि वो अलर्ट पर रहें, किसी भी समय उनको इस्लामाबाद जाने का आदेश दिया जा सकता है। तो एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने की बातचीत कर रहे हैं। अब ट्रंप का ये जो कन्फ्यूजन है, इसने पूरी दुनिया की दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि अब अगर युद्ध होता है तो भयानक युद्ध होगा, महीनों चल सकता है, और हो सकता है इस युद्ध के दौरान अगर होता है तो हॉर्मुज की खाड़ी के साथ साथ यमन के पास जो लाल सागर है, ये खाड़ी भी बंद हो जाए, जिसके लिए यमन ने पहले से ही ऐलान कर रखा है। यानी अगर समंदर की दोनों ऑयल रूट्स बंद होती हैं तो दोस्तों 40 से 45% तेल और गैस और यूरिया, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स की सप्लाई बंद हो जाएगी। और कल्पना कर सकते हैं कि तब गैस का, तेल का दाम क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। शेयर मार्केट का हाल क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का हाल क्या होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या युद्ध विराम होगा चंद घंटों में, या युद्ध विराम की मियाद फिर आगे बढ़ जाएगी, या फिर युद्ध ही होगा, और युद्ध होगा तो भयानक होगा। और मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं अमरीश मिश्रा, ईरान के एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वॉर हिस्टोरियन हैं, और जो ईरान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके वो टच में रहते हैं। अमरीश मिश्रा से मैंने कई सवाल किए कि युद्ध होगा तो फिर कैसा होगा, और क्या युद्ध विराम के क्या ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद में ईरान की भी टीम पहुंच जाए, अमेरिका की भी टीम पहुंच जाए, बातचीत हो जाए और अमन चैन हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है, या फिर जो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध की तैयारी कर ली है, या फिर मुस्तबा की इस्लामिक सेना कह रही है कि हमें या तो फतेह कबूल है या शहादत। अमरीश भाई, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इस्लामाबाद गुजारिश कर रहा है ईरान से कि भाई आ जाइए, आप इस्लामाबाद आइए। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सीज फायर जो खत्म हो रही है चंद घंटों में, इसकी मियाद को नहीं आगे बढ़ाऊंगा। ईरान कह रहा है कि भाई अगर आपने समंदर से अमेरिकन नौसेना को नहीं पीछे हटाया तो हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो कहीं मुझे लग रहा है जंग होने जा रही, कहीं मुझे लग रहा है कि शायद बात बन जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअल स्थिति क्या है, पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्या जंग होने जा रही है, या फिर हम कहें कि शायद लास्ट मोमेंट पे ट्रंप एक बार फिर सीज फायर की तारीख बढ़ा देंगे। इस बार स्थिति बिल्कुल फर्क हो गई दीपक जी, और ट्रंप के हाथ में अब नहीं रह गया है कि जंग हो या ना हो। ट्रंप के हाथ में नहीं है, नहीं, ट्रंप के हाथ में नहीं, में मुस्तबा खामने के हाथ में। ओके, अब इनिशिएटिव मुस्तबा खामने के हाथ में आ गया है। राइफल लेके उनका जो पोस्टर है, पहली बार, पहले भी हो सकता था, पहली बार पूरे ईरान में उनका पोस्टर लग गया, दुनिया में सर्कुलेट हो चुका है। और ये एक मैसेज है कि जो लोग इस्लामाबाद गए थे ईरान की तरफ से, अब उनके ऊपर मुस्तबा खामनेई ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिए, अमेरिका के साथ कैसे बर्ताव करना है उसकी। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब्बास अराक्ची, स्क्रीन पे जो चेहरा आप देख रहे हैं, बड़ा चर्चित चेहरा है इस वक्त,
फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मिस्टर कूल कहते हैं। अब्बास अराची किनारे हो गए हैं। पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनको भी किनारे कर दिया गया है। मोहम्मद कालीबाफ जो स्पीकर हैं, जो इस्लामाबाद गए थे, इनको भी किनारे कर दिया गया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, ये अब बातचीत मुश्तबा खामनाई के नेतृत्व में, सदारत में हो रही है। दूसरे दौर की बातचीत अगर मुश्तबा खामनेई करना चाहते हैं तो उनकी सदारत में होगी, और ये भी हो सकता है कि मुश्तबा खामनेई खुद कह दें कि हमको दोबारा बातचीत नहीं करनी, सीधे कहते हैं। क्योंकि देखिए, मुश्तबा खामनेई मतलब मैक्रोन सदारत नहीं है। मतलब का है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको भी भेजेंगे वो इस्लामाबाद, वो तय करेंगे मुश्तबा खामनेई। वहां पर क्या बात करनी है, कौन सी शर्त माननी है, कौन सी शर्त नहीं माननी है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई तय करेंगे, बाकी कोई तय नहीं करेगा। बिल्कुल, और वो ऐसे लोगों को भेजेंगे, हो सकता है कि जिनका कोई राजनीतिक चेहरा ना हो, लेकिन उनका क्रांतिकारी चेहरा है, उनका क्रांतिकारी इतिहास है, और जिनको देख के अमेरिका की हालत इसलिए खराब हो जाएगी क्योंकि वो लोग नेगोशिएटर्स नहीं है, वो लोग सीधी सीधी बात करने वाले लोग हैं, ये मानो वरना जंग। एक और मैं आ रहा था, ये जो मोहम्मद मरांडी साहब हैं, थिंक टैंक हैं ईरान के, इस्लामाबाद गए थे, और आप कह सकते हैं कि आइडियलॉग हैं ईरान की जो पॉलिटिकल थॉट है। मरांडी साहब, जिनकी बात मुश्तबा खामनाई भी सुनते हैं, इस्लामिक सेना भी सुनती है, ईरान की संसद भी सुनती है। मरांडी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, और उन्होंने कहा था कि चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यानी दुबई हो, आबू धाबी हो, दोहा हो, कतर हो, कुवैत हो, लोग अब इन देशों को खाली कर दें, अमेरिकन बेसिस को खाली कर दें, अमेरिकन कंपनियों को खाली कर दें, अमेरिकन बैंक्स को खाली कर दें, जो शिप्स हैं, जो उसका समंदर में पानी के जहाज हैं, उसका क्रू जो है उस शिप को खाली कर दें। इसका मतलब क्या है? क्या ताबड़तोड़ अरे हमले करने जा रहे हैं दीपक ईरान? जी, इसका मतलब बिल्कुल, इसका मतलब है बहुत भयंकर जंग होने वाली है, ऐसी जंग जो अभी तक दुनिया ने देखी नहीं। और मोहम्मद मरांडी कौन है? 28 दिसंबर 2025 को मैं उनसे मिला था, मेरी फोटो है उनके साथ। अरे भाई, आप किससे नहीं मिले? आप तो मुझे लग रहा है मुस्तफा खामनाई के साथ भी चाय पी चुके हैं। अब चलिए वो छोड़िए, लेकिन इनसे तो मेरी नहीं नहीं, फोटो पहले है ना, हाँ ये तो करिए। पब्लिक, ये जब तो नहीं पब्लिक बोलना नॉलेज चाहेंगे है। और इन जी, और इनसे तो मेरी बातचीत इस पे हुई थी, तो उन्होंने उस समय भी यही कहा था, उनकी लाइन यही थी कि नहीं, अल्टीमेटली कोई समझौता नहीं होगा, हमको जंग लड़नी पड़ेगी और लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। तो यही बात हो रही, और अब वो फोरफ्रंट पे आ गए। वो हैंडपिक्ड आदमी है मुश्तबा खामनेई के, अब ये सोच ली। तो क्या ये जो मोहम्मद मरांडी साहब हैं, जो आपके दोस्त हैं, ये इस्लामाबाद गए थे उस जहाज में जिसमें डेलीगेशन गया था ईरान का? बिल्कुल बिल्कुल, 100% गए थे, और ये तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनका उसमें जाने का कोई मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। ये क्यों गए थे आप मुस्तफा बताइए। खामनाई ने भेजा, मुस्तफा बिल्कुल खामनाई ने भेजा। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त मोहम्मद मरांडी कह रहे हैं कि इस बार भयानक युद्ध होगा। जो लोग इस वक्त दुबई में हैं, जो लोग इस वक्त आबू धाबी में हैं, दोहा में हैं, कुवैत सिटी में हैं, बहरीन में हैं, ये यहाँ से निकल जाएं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद मरांडी कह रहे हैं, जो ईरान के डेलीगेशन में इस्लामाबाद गए थे, मुस्तबा खामनाई के आदमी। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर ट्रंप ने अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ाई, ईरान की शर्तें नहीं मानी, अपनी नौसेना पीछे नहीं करी, और जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको पीछे नहीं ले गए अरब सागर की तरफ, अगर ऐसा ट्रंप नहीं करते हैं, तो 24 घंटे बाद मिस्टर अमरीश मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि एक भयानक जंग होने जा रही है। बिल्कुल, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अपने पूरे अनुभव को ताक पे रख के कह रहा हूं कि ये जंग होने जा रही है। अगर ट्रंप नहीं झुके तो ये जंग तय है। और ओके, अब उससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अमरीश भाई, डरा रहे हैं आप पूरी दुनिया को। नहीं, डरा मैं नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई सच्चाई बयान कर, यही ओके, स्थिति आ गई। अच्छा ये क्योंकि मुझे अमेरिका का बताइए। रवैया ऐसा रहा है ना, आपने देखा। चलिए, मैं किसी कीमत पर जंग नहीं चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ, दिल से कह रहा हूँ ये बात।
और जंग मुझे बहुत सबसे बुरी चीज़ लगती है, सबसे बुरी शय है इस दुनिया में, क्योंकि बहुत मासूम लोग मारे जाते हैं। और दोस्तों, जब हमने अभी ये जो 175 बच्चियां देखी छोटी-छोटी, तो बहुतों की मतलब जो भी देखेगा, छोटी-छोटी बच्चियां हैं, स्कूल पढ़ने जा रही हैं, और उनके बाद उनका जनाजा निकल रहा है, उनको दफनाया जा रहा है ना, जिनको अभी बहुत कुछ पढ़ना था। तो जंग में यही सब होता है, यही सब होता है। आप सोचिए, लाखों लोग लेबनान में अपने घरों से निकलकर दूसरे देश में चले गए, अब वो वापस लौट रहे हैं। मैं इसलिए जंग नहीं चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि एक ईमानदारी के साथ बताइए, ईरान को प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईरान को सबसे बड़ी है कि उनके सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन कर दिया है अमेरिका ने, बातचीत के बहाने। इतना बड़ा धोखा, और उसका अभी पूरा बदला कहां हुआ है? नंबर एक। नंबर दो, ईरान ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका इजराइल हटे, इनका यहां कोई काम नहीं। और ये केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, ये वो मिडिल ईस्ट के एक पार्टनर, मतलब एक महत्वपूर्ण देश इस समय जो एक सुपर पावर जैसा हो गया है मिडिल ईस्ट में, उसके हैसियत से कह रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई हमारे इलाके में घुस आए, हम उससे कहेंगे ना कि तुम निकल जाओ, तो वही बात हो रही। अमरीश भाई, एक चीज़ और बोलिए, दिल से बोलिएगा, है ना। और मैं जानता हूँ कि आप वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की इंटेलिजेंस और वहाँ के पत्रकार, वहाँ के संपादक, वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है, सबके टच में आप रहते हैं। और आप कई बार वहाँ तेहरान और ईरान गए भी हैं। मरांडी आपके दोस्त हैं, तस्वीरें हैं कई आपकी उनके साथ। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ईरान अगर युद्ध करता है, सच बताइएगा, बिल्कुल सच बोलिएगा, क्योंकि हम ईरान का बुरा नहीं चाहते, क्या उतना असलहा बारूद है उसके पास? भाई, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, और उसके साथ नाटो फोर्सेस भी हैं। क्या ईरान के पास इतना गोला बारूद, असलहा, मिसाइल, ड्रोन है जो वो 6 महीने तक युद्ध कर सकता है? अगर ये युद्ध 6 महीने बढ़ गया तो फिर क्या होगा? देखिए, 6 महीने अगर बढ़ गया तो नुकसान अमेरिका और इसराइल का है। इसराइल के पास तो हथियार है नहीं, ना अमेरिका ने नए हथियार दिए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या होगा इसराइल का? अमेरिका ने क्या अपने सारे हथियार वापस, जो खास तौर पे उनका थाट सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम है, जो उनका एयर डिफेंस है, क्या उसको रिपेयर कर लिया है? क्योंकि अमेरिका ने सैनिक और भेजे, इक्विपमेंट थोड़ा बहुत भेजा है, लेकिन उन्हें अपने जो उनको नुकसान हुआ था 40 दिन की जंग में, मेजर जो नुकसान हुआ था, रडार गिर गए थे, अरे अर्ली भाई, क्या बात कर एयर रहे वार्निंग हैं सिस्टम, अमरेश तो भाई? वो B2 बॉम्बर जैसे जहाज अमेरिका के पास, F-35 उनके पास, F-16 उनके पास, F-15 उनके पास, कौन सा जहाज नहीं है अमेरिका के पास? 44 जहाज गिरे हैं अमेरिका के, 44 इन 40 डेज। और इसमें आप सोचिए, इनका सबसे जो घातक MQ-9 रीपर ड्रोन, ये 18 से जी ज्यादा गिरे। एक ये $35 मिलियन का है। कुल मिला के जो केवल एयर में नुकसान हुआ है, ये जो एयर पावर में 44 जो इनके जहाज गिरे, F-15, सब गिरे। इनका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, क्या क्या नहीं गिरा, आप बताओ। तो इसमें $8 बिलियन का तो यही नुकसान है, और पूरे जंग में $50 बिलियन अमेरिका का नहीं नुकसान अभी नहीं, तक ठीक है हो ठीक है, चुका चलिए, है। मान लिया F-35 गिर गया, F-15 गिर गया। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, क्या ईरान के पास उतनी दौलत, उतनी रकम है कि वो और बारूद जो है वो खरीद सकें? भाई, मिसाइल में तो बारूद ही फिट किया जाएगा ना, केमिकल ही तो लगाया जाएगा जो चाइना से आ रहा है। क्या इतना पैसा है कि वो केमिकल जो है उनको उपलब्ध हो जाए? क्या ये जो मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह जो बहुत से नष्ट हो गए हैं, क्या इनको फिर से जो है उन्होंने स्टॉक तैयार कर लिया है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ईरान के सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ईरान ने वीडियो भी जारी कर दिए हैं। जब वो 3-3 दिनों में अपने टूटे हुए पुल बना सकते हैं, तो वो अपनी मिसाइल स्टॉक उनकी पूरी तैयार है, बल्कि उससे ज्यादा हो गई है। इसके लिए वीडियो भी जारी हो चुका है। और इधर चाइना और रशिया ने क्या क्या, और खासतौर पे चाइना ने जो पहुंचाया, आज भी ट्रंप ने एक ईरान के जहाज को कब्जा किया, उस पे उसने कहा कि चाइना सामान पहुंचा रहा था। अब आप सोचिए। केमिकल्स तो केमिकल्स थे उसमें कुछ, हाँ, जो तो मिसाइल आप सोचिए, जी। तो अब सोडियम परक्लोरेट कब से पहुंच रहा है, और भारी मात्रा में पहुंच रहा है, उसको आप ये रोक नहीं बताइए सकते, क्योंकि वो अमरीश डुअल भाई, यूज है। आप मैं देखता हूँ हर बार, क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं, जब भी मिसाइल का जिक्र होता है, हम चाइना का जिक्र करते हैं, आप ये सोडियम परकोलेट जरूर कहते हैं। सब सोडियम परकोलेट क्या है? ये संजीवनी अरे बूटी है ये क्या?
ये आप देखिए तो एक डुअल यूज केमिकल है। डुअल यूज मतलब सिविलियन जैसे फर्टिलाइजर वगैरह में भी यूज हो सकता है, लेकिन वो मिसाइल में भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो जब अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाता है तो वो घातक हो जाता है। तो चाइना ने डुअल यूज के नाम पे बहुत सारा सोडियम परक्लोरेट लगातार, अभी सीज फायर हुआ है जो 2 हफ्ते का, उसमें रोज अच्छा, जहाज के कंसाइनमेंट जहाज भेजे। नहीं तो आप ये जहाज के क्या जहाज भेजे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सोडियम परकोलेट के बिना मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार नहीं होती? तो भाई जो सॉलिड ईंधन से चलती है, आप समझ लीजिए सॉलिड फ्यूल, मोटा मोटी। सॉलिड हाँ, फ्यूल से जी। सॉलिड फ्यूल से चलती है, और जो मोबाइल रहती है, जो ट्रकों से लॉन्च की जा सकती है, जिस तरह से ईरान लड़ा है 40 दिन, तो वो उसमें सोडियम परक्लोरेट इसेंशियल, क्योंकि वो प्रोपल्शन उसको मजबूत चाहिए। और वो सोडियम परक्लोरेट, अब ये देखिए कि मतलब ऐसी चीज ढूंढी जो डुअल यूज है, उसको समझ गया। उसको अमेरिका रोक भी नहीं सकता है, और इधर ईरान ने उसको भारी मात्रा में, जो उनका नुकसान समझ हुआ गया, 40 समझ दिनों गया। में, उनको आप कह रहे हैं रिप्लेस कि कर। बैलिस्टिक मिसाइल के सारे साइंटिस्ट, सारा साजो सामान वो ईरान के पास है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो सोडियम परकोलेट है वो ईरान के पास नहीं, वो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है। और चाइना से कार्गो के कार्गो, तमाम बड़े बड़े वेसल्स सोडियम परकोलेट लेकर वहां पर फिर से पहुंच चुके हैं। नया स्टॉक बन रहा है, और तब कम से कम 5 से 10 हज़ार मिसाइल इस सोडियम परकोलेट जो सप्लाई किया है चाइना ने, वो और अभी बना सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बना सकते हैं, और उनके पास वो, आपने 6 महीने की बात की ना, वो 6 महीने से ज्यादा 1 साल तक रेगुलर प्रोडक्शन कर सकते हैं ओ मिसाइल्स माय का। गॉड, 1 साल तक उनके पास प्रोडक्शन लाइन तैयार है। प्रोडक्शन लाइन तैयार, बिल्कुल। इसका मतलब, ठीक है, मैं बहुत वॉर के भीतर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पूरी रात भर ऐसे ही बोलते रहेंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे। मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहता हूँ, मुझे सीधे सीधे बताइए, अगर जंग होती जिस तरह का अंदेशा है, तो क्या ये जंग बहुत भयानक होने जा रही है? इस बार जो जंग होगी वो वाकई बहुत भयानक होगी, क्योंकि ईरान एक तो मारेगा बहुत, दूसरा उस ऐसे कुछ अपने हथियार निकालेगा। और ये सोवियत एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस पे प्रेस टीवी को और इंटरनेशनल मीडिया को बयान भी दिया है कि ईरान, एक देखिए शब्द होता है, सारे देश एक दूसरे की टो लेते हैं, इसको कहते हैं कि डिफेंस इवैल्यूएशन। अब जी। पिछले जो सीज फायर के बाद अमेरिका से ये रिपोर्ट है कि डिफेंस इवैल्यूएशन पेंटागन नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहा है, ये वो पेंटागन जाने, लेकिन उससे हो नहीं रहा। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम अभी ईरान के पास क्या स्टॉक है। ऐसी स्थिति ये तब होती है स्थिति, जब आप सोचिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिन के रशिया की थी, ये जहां हिटलर घुस गया था, लेकिन हिटलर को यह नहीं पता था कि सोवियत रशिया के पास कितना कितनी कैपेसिटी, एक नए हथियार हैं, और हम पे कैसे हमला करेगा। ठीक, कई बातें आज अमरीश जी ने कह दी दोस्तों। मामला बहुत गंभीर है, ये कोई बहस मुबाहिस का ये विषय नहीं है। अ, कई बातें इन्होंने इम्पोर्टेंट कही अमरीश मिश्रा ने। इन्होंने कहा कि एक तो सारे फैसले जो हैं वो मुश्तबा खामनाई ले रहे हैं, सुप्रीम लीडर। और उसकी वजह ये है कि उन जिस वक्त फरवरी में जो पहली बॉम्बिंग हुई थी जिसमें अली खामनाई, उनकी हत्या हुई थी, सारी लीडरशिप की हत्या कर दी थी अमेरिका ने। उसी बम्बार्डमेंट में मुश्तबा खामनेई बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। उनको फ्रैक्चर्स थे, तमाम इंजरीज थी, हॉस्पिटलाइज थे। अब मुश्तबा खामनेई ठीक हो गए, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही फैसला ले रहे हैं। और मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने में इस्लामिक सेना जो है, जो इस्लामिक सेना ईरान की है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो सारे फैसले मुश्तबा खामनेई ले रहे हैं। और इस्लामिक सेना जो ईरान की है वो ट्रम्प की धमकियों के आगे झुकना नहीं चाह रही। जो वहाँ के यंग ब्लड हैं, यंग कमांडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम जंग लड़ लें, लेकिन इस आदमी की धमकियां, गालियां सुनने के लिए ईरान नहीं बना है। तो ईरान बार बार कह रहा है कि या तो ट्रम्प अपना लहजा ठीक करें, ट्रम्प ब्लॉकेड हटाएं, ट्रम्प यूएसएस अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है उसको समंदर से पीछे करें, तब बातचीत होगी। और अगर ऐसा नहीं ट्रम्प करते हैं तो फिर हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि अमरीश भाई ने कहा कि बहुत भयानक जंग होने वाली। और वो मोहम्मद मरांडी साहब जो थिंक टैंक है ईरान के, वो भी कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि चंद घंटे दोस्तों बचे हैं,
चंद घंटे बचे हैं, और ये चंद घंटे सिर्फ ईरान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भयानक जंग होगी तो दोनों रास्ते, एक रास्ता जो एडन से जाता है, यमन के पास से जाता है, लाल सागर से, वो रूट भी बंद होगी तेल की, और हॉर्मुज की रूट तो पहले से बंद है, और ये दोनों रूट बंद हो गई तो 40 से 45% तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, यूरिया की सप्लाई बंद हो जाएगी, अल्युमिनियम की सप्लाई बंद हो जाएगी, केमिकल्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, हीलियम की सप्लाई बंद हो जाएगी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, किसानी से लेकर और घर की गैस तक, एलपीजी तक, सबको असर पड़ेगा, और उस वक्त रुपया भी डिवैल्यूट करेगा, हो सकता है $1 के मुताबिक की तुलना में 100 रुपए का हो जाए, $1 100 रुपए का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि तेल हो या गैस हो, हम लोग खरीद ही ना पाए, इतनी महंगी हो जाए। इसकी कल्पना कीजिए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ईश्वर से प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करिए, भगवान से करिए, खुदा से करिए प्रार्थना, जीसस से करिए, और ये कोशिश करिए कि किसी तरह से हम दुआ करें कि मिस्टर ट्रंप को सद्बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, भले 4 घंटे के लिए आ जाए, कि कहीं ना कहीं वो अपने ब्लॉकेट को हटाएं, ईरान इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद से हमारे रिश्ते कैसे हों, आसिम मुनीर जोकर हैं या वो फील्ड मार्शल है, इस सवाल में मुझे नहीं जाना है। सिर्फ मुझे ये दिख रहा है कि ये अमन चैन की बातचीत हो जाए, वरना जंग अगर दोबारा होगी तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड स्पीकिंग द ट्रुथ फ्रॉम योर हार्ट। थैंक यू सो मच।